नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 18 अक्टूबर 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स में एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज का, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू लीगलाइज सेम सेक्स यूनियन, लीव्स इट टू द पार्लियामेंट। देखिए, ये जजमेंट के ऊपर ना काफ़ी सारे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे लीगल नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना बोला है कि लेट द पार्लियामेंट डिसाइड वेदर दे वांट टू कीप इट एज लीगल और इलीगल। ठीक है। अभी अगर आप अभी अपने उसकी बात करोगे तो हम हमारे लॉज की बात करोगे, देन सेम सेक्स मैरिज इज़ नॉट अलाउड। ठीक है। बट आने वाले टाइम में पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि ये लॉ है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोला हम लोग को इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना। 5 जज बेंच ने इसका ओपिनियन दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, जिसमें से डी वाई चंद्रचूड़ भी थे जो कि हमारे चीफ जस्टिस है। तो ओपिनियन ये आया कि कहीं पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा इन लोगों को लेके, एज इन क्वीर जो लोग रहते हैं। क्वीर का मतलब LGBTQIA जो होता है ना, उसमें से क्वीर होता है। देखिए, क्वीर एनकम्पासेस एवरी टाइप ऑफ LGBTQ। तो क्वीर में ये चीज़ बोलते हैं कि भाई अ पर्सन हु इज़ डिफरेंट, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें ये चीज़ बोला जा रहा है कि क्वीर लोगों के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 15 उस चीज़ को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। बट इन्होंने ये भी चीज़ बोला कि राइट टू मैरी इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आपको राइट टू मैरी के अगर करना है, मतलब इफ़ यू हैव टू मैरी समवन यू हैव टू अबाइड बाय द लॉज। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, ये सब लॉज के साथ ही आप कर सकते हो। काफ़ी सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने इसे वेलकम भी किया। मैं इसके ऊपर एक डिटेल न्यूज़ भी बनाऊंगा, डिटेल शॉर्ट्स भी बनाऊंगा, वो भी मैं लेके आऊँगा। बट हाँ, क्योंकि ये हेडलाइंस पे था तो ये न्यूज़ कवर करना भी ज़रूरी था। अच्छा, अब इस पर क्या प्रोविज़न हो सकता है, मतलब अब आगे क्या स्टेप्स हो सकता है। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का जज का था। अब इसमें आप या तो रिव्यू पिटिशन डाल सकते हो या तो क्यूरेटिव पिटिशन डाल सकते हो। वो एक अलग अलग चीज़ है। मैं रिव्यू और क्यूरेटिव पिटिशन भी आपको अभी समझाऊंगा नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है दोस्तों, टेलीकॉम मेजर्स लाइकली टू प्लीड फॉर रिव्यू, बिग इनिशियल टैक्स हिट बट आउटगो टू फॉल ओवर टाइम। देखिए हुआ क्या, लाइसेंस फ़ी बोल के एक होता है जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देना पड़ता है। ठीक है, लगभग 3 to 4% के आसपास होता है। आई थिंक नहीं, सॉरी, 8% के आसपास होता है। एक बार आप चेक कर लेना। AGR का कुछ 8% रहता है या 3% रहता है, विच यू हैव टू शेड एज अ परसेंटेज ऑफ योर एनुअल एग्रीगेटेड ग्रॉस रेवेन्यू। नाउ लाइसेंस फ़ी देने के लिए आप उसको क्या ट्रीट करोगे। जनरली ये जो कंपनीज है ना, वो लोग ने ट्रीट किया लाइसेंस फ़ी देने के लिए, उसको ट्रीट किया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जिस साल में पेमेंट किया उस साल में पूरा पूरे PNL में हिट कर दो और उसे ख़त्म कर दो, ताकि आपका प्रॉफिट आउटगो भी कम हो जाए। और लाइसेंस फ़ी तो देखिए देना ही पड़ता है, तो इन्वेस्टर्स को उतना कंसर्न भी ना हो। बट ये लोग ने क्या किया, इनकम टैक्स ने बोला कि नहीं, आप इसके जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करोगे, यानी कि आप इसे कैपिटलाइज करोगे और कैपिटलाइज करके हर साल आप इसे एमोटाइज करोगे। अब प्रॉब्लम क्या होगा इससे, प्रॉब्लम ये होगा कि अभी जो ये लॉ जब से एप्लीकेबल हुआ था, आपने इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, आपने इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। तो तब से लेके अभी तक आपका जो टैक्स आउटगो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि देखिए एक मेजर अमाउंट है, मान लीजिए 1 लाख करोड़, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, 1 लाख करोड़ आपने PNL में डाल दिया। अब वो 1 लाख करोड़ अगर आपने PNL में डाल दिया है और यही अगर आप हर साल 10-10 हज़ार करोड़ के हिसाब से डालते हैं, तो आपका ऑब्वियसली जो 1 लाख करोड़ जो आपने डाला है उस साल तो बहुत कम आ गया ना, और अगले साल फिर लॉस कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा, तो सेट ऑफ होते रहेगा। यही अगर आप 10,000 करोड़ के आसपास डालोगे तो आपका टैक्स आउट को उस साल के लिए बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही क्या हुआ, इन लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया और ये बाद में पता चला कि अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये जजमेंट के बाद, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अब इन लोग बोल रहे टेलीकॉम अथॉरिटीज़ कि भाई ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम जो है इसका रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे। देखिए, रिव्यू पिटिशन का मतलब होता क्या है। देखिए, रिव्यू पिटिशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई कोर्ट कोई अनाउंसमेंट कर रहा है, ठीक है, हाई कोर्ट या कोई भी लोअर कोर्ट अगर कोई अनाउंसमेंट कर रहा है कोई डिसीजन का, और उससे अगर आप खुश नहीं हो, तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास वो पिटिशन लेके कि भाई आपका जो ये हाई कोर्ट है या कोई भी सुप्रीम कोर्ट भी है, उनका जजमेंट इस हिसाब से गलत है,
आपको मेरिट्स बताने पड़ेंगे कि भाई हमारा इस हिसाब से गलत है और आप इस डिसीजन को कृपया रिव्यू करिए, ठीक है। तो रिव्यू करने के लिए ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट उस पिटिशन को एक्सेप्ट कर भी सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। देखिए ये ना एक अपील नहीं होता, पिटिशंस आर नेवर अपील। आप पिटिशन फाइल करोगे, अगर पिटिशन एक्सेप्ट हो जाता है देन यू कैन पुट अप योर पॉइंट। सो पिटिशंस आर नॉट अपील, पिटिशंस आर पिटिशंस। मतलब आप डिफरेंस समझिए उसमें। अपील मतलब ये हुआ कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं जाके हायर अथॉरिटी के पास अपील कर रहा हूँ कि ये डिसीजन इनका गलत है, मैं इस हिसाब से अपील कर रहा हूँ, और वो एक प्रॉपर उसका एक अलग प्रोसीजर रहता है। लेकिन पिटिशंस का एक अलग प्रोसीजर रहता है। पिटिशंस रिजेक्ट भी हो सकते हैं, अपील रिजेक्ट ज़्यादातर नहीं होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर रिव्यू पिटिशन भी आपका फेल हो जाता है तो आप क्या करोगे? फिर आप करोगे क्यूरेटिव पिटिशन। क्यूरेटिव पिटिशन मतलब आप सीधा सीधी बोल रहे हो सुप्रीम कोर्ट को या कोई भी कोर्ट को कि आपके हिसाब से जो फाइल किया गया है ये इस ग्राउंड में गलत है, 100% आप रिव्यू किया, आप इससे अपना डिसीजन को करेक्ट करिए, ठीक है। ये सब कब होता है? क्यूरेटिव पिटिशन मेनली कब होता है? जब आपको उस फैक्ट्स के बारे में, जब जो केस के बारे में कुछ नई चीज़ें पता चले या कुछ ऐसी चीज़ें पता चले जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर ही नहीं किया अपना डिसीजन देते समय। तो इस टाइप का अगर बात होता है तो आपको क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करने का मौका मिल जाता है। ध्यान रखिए, अगर कोई पिटिशनर क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करता है और अगर मान लो उसका क्यूरेटिव पिटिशन नॉनसेंस होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको हैवी पेनल्टी चार्ज कर सकता है। तो अभी देखते हैं इस आने वाले टाइम में क्या होता है, ये टेलीकॉम अथॉरिटीज, टेलीकॉम कंपनीज कैसे इस चीज़ को लड़ती है। बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया अलॉन्ग विद द पिटिशंस। नेक्स्ट दोस्तों, महाराष्ट्र स्पीकर गेट्स फाइनल अपॉर्चुनिटी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन एमएलए's डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए न्यूज़ क्या है, महाराष्ट्र में आपको पता है कि कई सारे जो एमएलएज हैं उन्होंने पार्टी चेंज किया था। अभी जब ये शिंदे वर्सेस ठाकरे हुआ था तो उनमें कई सारे एमएलएज ने पार्टीज चेंज किया था। अब ठाकरे के जो वो है पार्टी है, उन्होंने एक फाइल किया, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अर्जी लगाई किसको? 10th शेड्यूल के अंदर स्पीकर को, कि भाई ये जो है ना तो हमारा 2/3 वाला क्राइटेरिया मीट हुआ। 10th शेड्यूल में कई सारे क्राइटेरियाज हैं, तो ना कोई क्राइटेरिया मीट हुआ तो भी ये लोग ने पार्टी चेंज कर लिया, तो प्लीज़ डिस्क्वालीफाई देम अंडर द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल क्या चीज़ के लिए बोलता है कि भाई अगर कोई पार्टी जो है छोड़ के चले जाता है कोई बंदा एमएलए, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो अब जो है इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप स्पीकर के पास कोई फाइल करते हो ना कोई रिक्वेस्ट, स्पीकर के पास कोई टाइमलाइन नहीं है कि स्पीकर डिसाइड करे कि मैं कब डिस्क्वालीफाई करूँगा या कब उस पिटिशन को टेकअप करूँगा, ठीक है। पिटिशन तो नहीं बोलूँगा, कब उस रिक्वेस्ट को टेकअप करूँगा। तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ, रिक्वेस्ट टेकअप हो ही नहीं रहा है। आप देखो पूरे 2.5 साल का मतलब जब से हुआ ये सरकार का जो पलट हुआ है, जब से तब से लेके अभी तक स्पीकर ने इस चीज़ को सुना नहीं है। तो वही फिर ये लोग ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि भाई ये फिर 10th शेड्यूल का क्या मतलब, आप हटा ही दो। अगर आप इसे फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो भी लोग पार्टी बदल रहे हैं। 10th शेड्यूल लाया किस लिए गया था कि जो इतना जो पार्टी बदल रहे हैं एमएलएज एमपीज वगैरह, ये सबसे हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा था, इसको रोकने के लिए 10th शेड्यूल लेके आया गया। अभी भी तो वही चीज़ हो रहा है, स्पीकर अगर नहीं सुन रहा है हमारी पिटिशंस या हमारे रिक्वेस्ट, तो फिर तो बात तो वही हो गया, तो आप इसे हटा ही दो। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बोला फाइनली कि या तो स्पीकर को एकदम अल्टीमेटम दिया 30 अक्टूबर तक, या तो तुम डिसाइड करोगे और या तो हमें बोलो फिर हम डिसाइड करेंगे अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो ये एक न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, हाई रिस्क मेडिकल गियर मेकर्स गेट मोर टाइम फॉर लाइसेंस कंप्लायंस। देखिए हुआ क्या कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वो रेगुलेट करता है, ठीक है, ये मेडिकल और ये सब के सेक्टर्स को। तो अब क्या है, मेडिकल डिवाइसेस के लिए ड्रग रेगुलेशन ने जो ड्रग रेगुलेटर उन्होंने ये चीज़ बोला कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप जो है हाई रिस्क मेडिकल गियर इंपोर्ट नहीं कर सकते। यानी कि क्या क्या चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते, वेंटिलेटर्स, इमेजिंग इक्विपमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी इक्विपमेंट, नेबुलाइजर्स, एक्सरे इक्विपमेंट, सर्जिकल रोबोट्स, ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट, लीनियर एक्सीलरेटर, ये सब चीज़ें जो है आप ना सेल कर सकते हो ना इंपोर्ट कर सकते इफ़ यू डोंट हैव द लाइसेंस। तो अब क्या हुआ
कई सारे इम्पोर्टर्स ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लाइसेंस अभी तक मिला नहीं है। तो अगर मान लो अभी तक लाइसेंस मिला नहीं है तो यानी कि 1 अक्टूबर से वो इम्पोर्ट भी नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए इनको एक्सटेंशन दिया गया कि भाई आप ठीक है अब आने वाले 6 महीने तक और इम्पोर्ट कर लो और 6 महीने के अंदर अंदर लाइसेंस ले लो। हम भी ट्राई करेंगे जितना जल्द से जल्द लाइसेंस इशू हो जाए जो भी क्वालिफाइड लोग हैं उनको। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, इंडिया स्लिप्स टू 45th पोजीशन ऑन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। देखिए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग कौन सा रैंक पे आ गया, 45th पोजीशन पे आ गया। कितने कंट्रीज में से 47 पोजीशन। कौन निकालता है ये, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, मतलब मर्सर CFA इंस्टीट्यूट निकालता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि इंडिया का पॉइंट्स तो बढ़ गया ओवरऑल, बट इंडिया स्टिल स्लिप डाउन व्हेन इट कम्स टू पोजीशन। 47 रिटायरमेंट स्कीम्स को कंपेयर करता है ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है, और कई सारे कंट्रीज जैसे बोट्सवाना, क्रोएशिया, कजाकिस्तान को नया इंक्लूड किया गया। बोला जाता है कि भाई इंडिया में अगर आप मानो कि इंडिया का रैंक कैसे इंप्रूव हो सकता है, मिनिमम जो इनकम लेवल है, हाँ, जो मिनिमम इनकम लेवल है जो कि काफ़ी पुअर है उनके लिए एक आपको इनकम बढ़ाना चाहिए, और इंक्रीजिंग द कवरेज ऑफ पेंशन अरेंजमेंट फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास। These two can be the game changer for India. Besides, India can introduce a minimum access age so the benefits are served for retirement purposes while improving the regulatory requirements for private pension system. Next news also, an opportunistic Africa is keeping tour prices on boil. देखिए इंडिया जो है मोजाम्बिक से काफ़ी हद तक टूर जो पल्सेस है वो इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो टूर पल्सेस में अभी क्या हुआ, मोजाम्बिक में ये लोग जो एक्सपोर्टर्स हैं मोजाम्बिक से, ये लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली होल्ड करना चालू कर दे रहे हैं सो दैट उसके प्राइसेस बढ़ जाए, इन्फ्लेट हो जाए, और फिर वो लोग बड़े हुए दाम में बेचें। बोला जा रहा है कि इंडिया काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, और अगर इस टाइप के अगर एक्टिविटीज़ होते हैं, म्यांमार में भी पिछली बार हुआ था, म्यांमार में भी इंडिया जो है इम्पोर्ट करता है पल्सेस, म्यांमार में भी सेम चीज़ हुआ था, तो पल्सेस के प्राइस बढ़ गए। जो आपका CPI है उसमें काफ़ी हद तक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पल्सेस का प्राइसेस। अगर पल्सेस का प्राइसेस अल्टीमेटली डाउन नहीं जाएगा तो आपके CPI कंटिन्यूसली एलिवेटेड लेवल पे रहेंगे। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मोजाम्बिक जो है इस टाइप की हरकतें ना करे, एक्सपोर्टर्स कोऑपरेट करें, सो दैट आने वाले टाइम में इंडिया और मोजाम्बिक के जो पल्सेस के जो एक्सपोर्ट के जो रिलेशंस है वो बना रहे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।